गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर नंबर 5 फिनेंशियल अकाउंटिंग। आज मैं आपकी क्लास में डिस्कस करूंगा आज की क्लास में कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अकाउंट्स का पेपर के लिए आपको एक दिन पहले क्या क्या पढ़ना है, प्लस एग्जाम में आपको कैसे अपियर होना है। दो चीज डिस्कस करेंगे, एग्जाम वाला दिन और एग्जाम के एक दिन पहले आपको कैसे तैयारी करनी है। स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, वो आपको जरूर रखना है। आपको ये बिलीफ सिस्टम रखना है कि हम 100% पास होंगे, 100% पास होंगे, ये बिलीफ सिस्टम एकदम रखना है। प्लस अपना जितना हो सके, जितना एफर्ट आप दे सके, माने जितना दे पाए आप दे दीजिएगा। लास्ट 15 दिन, सिर्फ 15 दिन की बात है, जितना हो पाए आपसे, जितना बन पाए आप, जितनी मेहनत कर पाए अपना आउटपुट दे दीजिएगा। हम ये आपको बता देते हैं, जो बच्चा ये 15 दिन भी एफर्ट दे देगा, अपना पूरा दे देगा, जान लगा देगा अपनी, वो 100% पास होगा। अपना पूरा देना है और ये बिलीफ सिस्टम रखना है पूरा दिन, जब तक रिजल्ट नहीं निकले आज से हम पास होंगे मतलब होंगे। क्या होगा, बिलीफ सिस्टम रखने से आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि हाँ हम पास होंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगा, याद रखना। इसलिए एकदम बिलीफ सिस्टम रखना है कि हम पास होंगे मतलब होंगे, उसको डगमगाने नहीं देना है। परिस्थितियां बुरी होगी, होने दो, लाख पेपर जैसा भी जाए, एकदम यही सोचना है कि हम पास होंगे और एकदम अपना पढ़ाई करना है। एकदम 15 दिन आउटपुट जैसा भी पेपर आए उससे कोई मतलब नहीं, अपना बेस्ट दे देना है, बस अपना बेस्ट दे दीजिए जितना आप दे पाए बस। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या क्या चीज आपको करना है। देखिए एग्जाम में ये सब चीज से बहुत फायदा होता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत फायदे की बातें हैं। सबसे पहले देखिएगा, पेपर को आपको 100% अटेम्प्ट लेना है, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। पेपर को 100% अटेम्प्ट लेना है। आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, ज्ञान दे के आइएगा, लेकिन पेपर को छोड़ना नहीं है। दूसरा, एग्जाम का जितना भी दिन है आप पूरा आराम से सो के जाइएगा, 6-7 घंटा एकदम आराम से, आधा 1 घंटा ज्यादा सो जाइए लेकिन कम मत सोइएगा। प्रॉपर स्लीप लेना है आपको, प्रॉपर स्लीप से माइंड एकदम कूल रहेगा, और कूल माइंड का आउटपुट बहुत जबरदस्त होता है। तीसरा टिप्स, एग्जाम से 2 घंटा पहले आपको पढ़ाई बंद कर देनी है। जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, 2 घंटा पहले बुक को बंद कर देना है, और फोन में म्यूजिक ऑन कर लीजिएगा, जो मन है वो गाना सुनिएगा, अपना फेवरेट गाना 2 घंटा सुनिएगा, फिर देखिए माइंड कैसे काम करता है। ये ट्रिक है, छोटी ट्रिक्स है लेकिन बहुत जबरदस्त टिप्स है। उसके बाद देखिए, एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में जाके कभी मत डिस्कस कीजिए कि क्या आपने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा, कुछ डिस्कस नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जाना है, कूल माइंड से गाना सुनना है और एग्जाम देना है, और कुछ नहीं करना है। डोंट डिस्कस एनीथिंग एंड डोंट गेट नर्वस फ्रॉम टफ क्वेश्चन। याद रखिएगा, पेपर देख के आपको लगे कि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, हमसे बनेगा ही नहीं, एकदम नर्वस मत होइएगा, माइंड को एकदम पीसफुल रखिएगा और मन में यही बोलेगा हम सब बना देंगे, हमको सब आता है, हम सब बना लेंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर और सोचिएगा, एकदम पैनिक मत होइएगा। जैसा भी पेपर हो पैनिक नहीं होना है, माइंडसेट रहिएगा आपका, शुरू से एकदम माइंडसेट रखिएगा। पेपर जितना टफ हो हम पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि टफ आप अकेले के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, और इंस्टीट्यूट को जितना % रिजल्ट देना है वो देगा, याद रखिएगा। और सबसे बेस्ट चीज है, ये बहुत छोटा सा चीज है लेकिन ये बहुत जबरदस्त काम करता है, डू पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है, आज से आपको पूरा 15 दिन तक, जब तक रिजल्ट नहीं निकलना है, डेली यही बोलना है। जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक ये बोलना है कि मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहा है। भले आप आज फ्यूचर को विजुअलाइज करेंगे, आज बोल के बोलना, आपको ये सोचना हाँ मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया है, हम बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, एकदम विजुअलाइज यही करना है कि मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहा है। एक पॉजिटिव एफर्मेशन से माइंड हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, पॉजिटिविटी घुस जाएगी आपके अंदर और वो चीज होगा। पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। और स्टार्ट, अकाउंट्स का क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है उससे पहले मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, मेरा एमसीक्यू करना है। 40 मार्क्स का 1 घंटा का एमसीक्यू है अकाउंट्स में, 40 मार्क्स का एमसीक्यू आपको मेरा वीडियो करके जाना है। अब डायरेक्टली मैं आ रहा हूं, एमसीक्यू करने के बाद आपको टॉपिक में आ जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन डी उठाते हैं। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन मेरा वीवीआई नोट शीट में दिया हूं, इस शीट के साथ भी अटैच है और वीडियो के साथ भी अटैच है, इस वीडियो के साथ भी मैं अटैच कर दूंगा। तो वो जो नोट शीट दिया हूं वीवीआई शीट, उसमें आपको जो जो क्वेश्चन दिए हुआ एकदम करके जाना है,
ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। पहला क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज का क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या नुकसान है, कुछ नहीं, 4 पॉइंट दिए हैं, वो 4 पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। बस याद रखिएगा, कंप्यूटर पैकेज जब खरीदने जाते हैं, आप ईआरपी पैकेज खरीदते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, सबको पता है, सस्ता नहीं आता है, तो एक्सपेंसिव है, लॉजिकली है, इट्स हैवी कॉस्ट। दूसरा, अब जो कंप्यूटराइज पैकेज है उसके लिए स्टाफ को हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग के मेरा स्टाफ काम नहीं कर पाएगा उस पैकेज में, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे तो उसका भी खर्चा, समझ में आया? एक तो पैकेज का खर्चा प्लस स्टाफ का ट्रेनिंग का खर्चा, 2 खर्चा तो बड़ा है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूम लगता है, क्यों? क्योंकि पहले स्टाफ सीखेगा फिर काम करेगा, इट्स विल बी टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद देखिए सिस्टम फेलियर, सिस्टम कभी भी फेलियर हो सकता है, क्रैश हो सकता है, तो आपका डाटा उड़ सकता है। तो ये 4 पॉइंट डिसएडवांटेज है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज का। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज का डिसएडवांटेज क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और सिस्टम फेलियर होगा तो मेरा डाटा उड़ जाएगा, सिस्टम फेलियर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, What are the advantage of computerized accounting package? मैंने अपनी VBI सीट में दिया है आपको फीचर्स क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, उस सीट से क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में 4 पॉइंट बता दे रहा हूं। जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज, जब हम लोग ERP पैकेज या कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग पैकेज यूज करते हैं, उसमें सबसे बड़ा होता है कि आपका क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होता है। कॉस्ट सेविंग कैसे होता है? इसमें 4 आदमी का काम एक आदमी कर सकता है बैठ के। यदि मैनुअल वर्क करेंगे तो उसी के लिए 4 स्टाफ रखना पड़ेगा, या एक स्टाफ वो काम कर देगा, तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। दूसरा, रिड्यूस स्टाफ टाइम, ऑब्वियसली 4 स्टाफ का काम एक स्टाफ कर रहा है तो स्टाफ का टाइम भी सेव कर रहा है। दूसरा, रिड्यूस ऑडिट एक्सपेंसेस, जब कंप्यूटर में काम होता है तो एक्यूरेट काम होता है, गलती एरर कम होता है, तो उससे क्या, ऑडिट का खर्चा भी कम होता है। तीसरा देखिए एक्यूरेट वर्क, वर्क एकदम एक्यूरेट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है तो भी आप आंसर बना सकते हैं कि कंप्यूटर से यदि हम काम करेंगे, कंप्यूटर का यदि अकाउंटिंग पैकेज यूज करेंगे तो मेरा कॉस्ट बच जाएगा, कॉस्ट सेविंग होगा, मेरा स्टाफ का टाइम भी बच जाएगा, मेरा ऑडिट का खर्चा भी बढ़ेगा और मेरा एक काम एक्यूरेट होगा। 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। यदि आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो 4 पॉइंट याद करके चल जाइए। तीसरा, state briefly the factor which should be considered while selecting pre-packaged accounting software। यदि मेरे को कोई प्री पैकेज एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदना है, मैंने खरीदा नहीं अभी तक, खरीदेंगे, तो उसके लिए मेरा क्या क्या रिक्वायरमेंट, हमको क्या क्या चीज देखना है, ये मेरा VBI सीट में क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टर्म के लिए। तो सबसे पहला जो मेरा सॉफ्टवेयर होगा उसका खर्चा क्या होगा, सबसे पहले मेरे को वो देखना पड़ेगा कि वो खर्चा हमको पोसाएगा या नहीं पोसाएगा। तो सबसे पहले उसका खर्चा क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, मेरा जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस का वो फुलफिल कर रहा है क्या नहीं, इजी टू यूज है क्या नहीं, हम उसको इजीली यूज कर पा रहे हैं क्या नहीं। रेपुटेशन ऑफ वेंडर, जिससे लेंगे उसका रेपुटेशन क्या है। कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्ट, मेरे को जो रिपोर्ट चाहिए वो जनरेट करके दे पा रहा है या नहीं, और रेगुलर अपडेट है क्या नहीं। सिंपल सा ये 6 पॉइंट है। प्री पैकेज जो लेने से पहले प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज कंसीडर होता है, 6 पॉइंट है। एक बार फिर से बता रहा हूं, कॉस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, ईज ऑफ यूज, रेपुटेशन ऑफ वेंडर, कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्ट एंड रेगुलर अपडेट्स। 6 पॉइंट याद है कि उसका खर्चा, मेरा बिजनेस का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करेगा क्या नहीं, यूज करने में इजी है क्या नहीं, जिससे खरीदेंगे वो वेंडर का रेपुटेशन अच्छा है या नहीं, हमको जो रिपोर्ट चाहिए वो जनरेट करके दे रहा है क्या नहीं, और अपडेटेड है क्या नहीं, ठीक है, रेगुलर अपडेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, खाली ये पॉइंट सब कम से कम याद रखिएगा। मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है, देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज स्टोर ऑन ए कंपनीज कंप्यूटर और नेटवर्क सर्वर्स। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंपनी के कंप्यूटर में स्टोर है या कंप्यूटर के कंपनी के सर्वर में स्टोर है, सीधा सा बात है। मतलब सीधा सा बात है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंपनी का कंप्यूटर में स्टोर है उसी को बोलते हैं कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक ERP। इट्स हेल्प मिनिमाइज एरर, ये कम से कम गलती करता है। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखिएगा। और 2 क्वेश्चन आपको ये पढ़ के जरूर जाना है, मेरा VBI सीट में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद रखिए, इस जो सेक्शन डी है उसमें आपको 2 से 3 घंटा देना है, उससे ज्यादा देना नहीं है। और 2 से 3 घंटा में याद रखिएगा सेक्शन डी में से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का मैं 4 क्वेश्चन बताया, उस 4 क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा, बस आप आराम से लिख देंगे। उसके बाद जाइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसमें 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, और दोनों का सम दिए हैं। दोनों का सम मेरा वीवीआई शीट में दिया है, शीट के साथ अटैच भी है। क्वेश्चन नंबर 8B और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक थ्योरी क्वेश्चन बोलता है लिस्ट द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज करेंगे तो उसका डिस्क्लोजर क्या क्या लगेगा, सीधा सा बात है, मैं कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट किया हूं वो देना है, मेरा कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, किस में लिफो यूज किया, फीफो यूज किया, क्या फॉर्मूला में यूज किया हूं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट फॉर्मूला यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज क्या है, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स क्या क्या लगा है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है। कुछ नहीं समझ में आया तो सीधा सा ये लिखिएगा कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी में यूज करता हूं, कौन सा फॉर्मूला में यूज करता हूं कैलकुलेशन करने के लिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का ओपनिंग स्टॉक कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, ठीक, बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, देखिए 2 पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट बोलता है ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर एंड द सेलर रिटेन नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गुड्स। सेलर सारा रिस्क एंड रिवार्ड ओनरशिप का ट्रांसफर कर देगा बायर के पास और सेलर के पास कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए पैसा कलेक्ट करने के ऊपर, उसको जो माल बेचे उससे पूरा पैसा आना चाहिए, उसका 100% सर्टेनिटी रहना चाहिए। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सेलर सारा रिस्क एंड रिवार्ड ओनरशिप का ट्रांसफर कर देगा और अपने पास कोई कंट्रोल नहीं रखेगा। दूसरा, अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए पैसा कलेक्शन के ऊपर, बस इतना याद रखना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब आ जाइए सेक्शन सी। सेक्शन सी में याद रखिएगा सेल बैलेंसिंग लेजर का 2 सम मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मेरा वीबीआई क्वेश्चंस में कराया हुआ है, वो देख लीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट का एक सम है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको देख लेना है। अब आ जाइए थ्योरी में। इस सेक्शन में थ्योरी में एक ही क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है, सुन लीजिए एक बार, आप जरूर पढ़ लीजिएगा बीबीआई सीट में जाकर, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जब डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंटिंग होता है, तो उससे क्या होता है, अलग अलग जब डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल वाइज अकाउंटिंग होता है तो इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर ईच डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस हम इवेल्युएट कर पाते हैं। आइडिया अबाउट अफेयर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो रहा है वो भी जान पाते हैं। परफॉर्मेंस कैसा हर डिपार्टमेंट दे रहा वो जान पाएंगे, अफेयर्स कैसा है इस डिपार्टमेंट का वो जान पाएंगे, और रिवार्ड द डिपार्टमेंट मैनेजर एंड स्टाफ, जो रिवार्ड इंडिविजुअल बाय जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है स्टाफ का रिवार्ड भी दे पाएंगे, तो रिवार्ड कर पाएंगे या देखिए सीधा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जान पाएंगे, अफेयर जान पाएंगे, और ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का मैनेजर और स्टाफ को रिवार्ड दे पाएंगे, बस इतना ही है। सेक्शन बी, आज ये 40 मार्क्स का है, इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट का मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपको देखना ही देखना है, छोड़िएगा मत गलती से भी। और पार्टनरशिप का एक सम कराया है जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा वीवीआई सीट का क्वेश्चन नंबर 1 है, इतना देख लीजिएगा। अब आ जाइए थ्योरी क्वेश्चंस। इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन एक है, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम्स का फीचर्स क्या है, वीवीआई शीट में मेरा कराया हुआ है, फिर भी सोच लीजिए सिंगल एंट्री सिस्टम छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो ये सुइटेबल है फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कंपनी, क्योंकि इसका खर्चा कम है, तो सुइटेबल फॉर स्मॉल कंपनी। दूसरा, नो डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिस्क्लोजर नहीं होता है, और नो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने का भी दरकार नहीं है, मतलब कंपनी को अपना फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करने का भी दरकार नहीं है, कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का भी दरकार नहीं है, सुइटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड लेस ऑडिट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये फीचर्स है सिंगल एंट्री सिस्टम का। अब आ जाइए सेक्शन ए। सेक्शन ए में बोलता है 2 घंटा आपको इसमें भी देना है, क्या है देखिए। सबसे पहला रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स का एक सम है, वही आपको करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई सीट मेरा जरूर देखिएगा, इसके साथ अटैच है।
दूसरा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। वह कौन कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होता, खाली नाम बता दिए हैं, पीबीआई शीट में पूरा है ये। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ मिसपोस्टिंग एंड कंपनसेटिंग एरर। ये 5 एरर है जो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होता है, बस आपको नाम याद रखना है। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2 प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। याद रखना, बीबीआई शीट में जाके आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, 2 पॉइंट बता दिए, 2 पॉइंट को जरूर याद रखेगा। द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। बस ये 3 नाम याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। अब देखिए बीबीआई शीट दिया है, बीबीआई शीट देखिएगा। अभी भी बताते हैं एग्जाम तक 2 ही चीज करना है, ये बिलीफ सिस्टम रखना है कि हम पास होंगे, हम 100% पास होंगे, और अपना जितना एफर्ट, जितना आपके अंदर दम है दे दीजिए। ये 15 दिन में आप यदि अपना पूरा दे देंगे, हम गारंटी देते हैं पास कर जाएंगे। और मेरा एमसीक्यू जरूर देखिएगा, उससे मत गलती से छोड़िए, और जो जितना बीबीआई नोट बताया वो देखना है आपको। थैंक यू।